तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी चैप्टर 10 जूठन के सारांश एवं इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। दोस्तों, इसके लेखक के नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो कि जूठन के लेखक हैं। तो जब आप पूरा चैप्टर को पढ़ेंगे अच्छे से दोस्तों, तो उसका सारांश आप अच्छे से लिख सकते हैं। लेकिन अधिकतर बच्चे पूरा कहानी को नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए वो उसके लिए बेस्ट है सारांश। आप सारांश पढ़कर भी इसके क्वेश्चन आंसर को बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसके सारांश को पढ़ेंगे और इससे बनने वाले इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन आपसे बनता है वो इसका सारांश ही बनता है दोस्तों, कि चैप्टर पढ़ने के बाद आप इसका एक बार सारांश ज़रूर लिखें, क्योंकि वो भी हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, यहाँ पर ये पूछा गया है कि जूठन का सारांश लिखें। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है दोस्तों, लेकिन सबसे सटीक इसका आंसर शुरू में दिया गया है, तो मैं वहीं पर पढ़ के बताऊँगा। दोनों जगह लगभग सेम ही रहेगा। जैसे यहाँ पर इसका कहानी क्या था कि एक दलित बच्चा था, वो एक दिन स्कूल गया दोस्तों पढ़ने के लिए। तो वहाँ पर दलितों को नहीं पढ़ाया जाता था, उसके नाम जाति का नाम पूछकर अपमानित किया जाता था, और उससे लगातार 3 दिनों तक एक शीशम के पेड़ के झाड़ी से उससे झाड़ू लगवाया जाता था। तो यही सारांश वहाँ पर भी दिया गया है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा अलग टाइप के है दोस्तों, इसलिए मैं थोड़ा अच्छा से वहाँ पर आपको पढ़ के बताता हूँ। आप चाहें तो वहाँ से भी इसका सारांश लिख सकते हैं, वहाँ पर भी बहुत अच्छे तरह से दिया गया है। लेकिन यहाँ पर आपको लेखक के बारे में थोड़ा बहुत दिया हुआ है, तो मैं वो भी पढ़ के बताऊँगा लेखक के बारे में। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हिंदी साहित्य में दलित चेतना का विकास 80 के बाद दिखाई पड़ता है। यानी दोस्तों, यहाँ कहने का मतलब है कि हमारा भारत 1980 के पहले बहुत गरीब था, उसके बाद 1980 के बाद मतलब गरीबी में कुछ सुधार आया। वही बोला जाता है कि विकास चेतना का विकास 80 के बाद दिखाई पड़ता है। मूलतः मराठी दलित आत्मकथाओं ने दलित विमर्श को अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया। ओम प्रकाश वाल्मीकि का नाम दलित साहित्य के चिंतकों में अग्रणी है। उनकी रचनाओं में सिर्फ आक्रोश या विडंबनावादी दृष्टि ही नहीं, बल्कि समानता, सामाजिक सुरक्षा और न्याय के मानवीय मूल्यों से संतृप्त एक पूर्णोत्तर सामाजिक और जनवादी सांस्कृतिक चेतना मौजूद है। तो ये दोस्तों 5 से 10 लाइन आपको पहले लेखक के बारे में लिखना होता है, फिर उसके बाद जो कहानी का मेन पॉइंट होता है वही चीज़ आपको पाठ के सार में लिखना पड़ता है। तो जो चीज़ मैंने वहाँ बताया दोस्तों, इसमें भी सेम वही चीज़ दिया गया होगा। आप चाहें तो यहाँ पर से भी लिख सकते हैं, नहीं तो जो मैं वहाँ पर बताया हूँ देखिए वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा गया। लगातार उससे शीशम के पेड़ से तुड़वाकर उससे झाड़ू लगवाया करते थे। तो यहाँ पर मैं शुरू से पढ़ के बताता हूँ, दोनों का सारांश एक ही है, वही चीज़ यहाँ पर भी दिया गया है। प्रस्तुत रचना उनकी आत्मकथा का संपादित अंश भर है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रस्तुत जो रचना है दोस्तों, वो आत्मकथा से लिया गया एक छोटा सा अंश है, यहाँ पर उससे लिया गया। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि जूठन किस रचना से ली गई है, तो यहाँ पर हो सकता है आत्मकथा इसका सही अंश है। लेकिन अपनी गहनता में दलित समाज के सवालों को बड़ी साफगोई से सामने रख जाती है। वह तथा कथित सभ्य और स्वर्ण समाज के सामने कई असुविधाजनक सवाल पैदा कर जाती है। देखिए, यहाँ पर जो स्वर्ण है दोस्तों, वो बड़े लोग, जैसे हम नौकर हैं तो हमारे जो मालिक हुआ करते थे, वहाँ यहाँ पर उसका अर्थ दोस्तों स्वर्ण दिया गया है। तो आप इसको इसके बदले आप मालिक या बड़े को समझिएगा। स्वर्ण समाज के सामने कई असुविधाजनक सवाल पैदा कर जाती है। लेखक बचपन में अपने गवाही परिवेश में स्वर्ण द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक, शारीरिक तथा भावनात्मक उत्पीड़न की दास्तां बेहद मार्मिक शैली में करता है। यहाँ बचपन में दोस्तों जब वह छोटा रहता है तो वहाँ पर दोस्तों उसे स्वर्ण के द्वारा बहुत सताया जाता है। लेखक दलितों की इस मानसिक गुलामी की ऐतिहासिकता पर अपनी राय जाहिर करता है। वह बताता चलता है कि दरअसल स्वर्णवादी व्यवस्था के तहत सदियों से दलितों के अंदर यह भावना भर दी जाती है कि दरिद्रता, गुलामी और उनका भाग्य वे पोषक व्यवस्था के धातु
प्रतिघातों के सदियों से सहन करते हुए संभव मानसिक रूप से इस बात के लिए सभ्य हो चुके थे कि उन्हें स्वर्णों के जूठन ही पलना है। मतलब यहाँ पर बताया जाए कि उन्हें स्वर्णों के जूठन पर ही पलना है, यानी जो हमारा मालिक हुआ करते थे दोस्तों, उसके जो खाना खाने के बाद जो छोड़ते थे वही खाना मतलब दलित लोग, जूठे लोग, लेखक खाते थे। तो यहाँ पर लिखा गया स्वर्णों के जूठन पर ही जीना, पर ही पलना है। अतः उनकी मानसिक निर्मित इस ऐतिहासिक बुनावट के चलते ही उन्हें शोषण के उक्त रूप से कोई शिकायत नहीं थी। अपने बचपन का चित्र खींचते हुए लेखक बताता है कि विद्यालय में स्वर्ण हेडमास्टर लेखक की जाति पूछकर अपमानित करते हैं। देखिए यही चीज़ से वहाँ पर भी था दोस्तों कि जाति पूछकर अपमानित करते हैं। 3 दिनों तक लगातार उससे विद्यालय के कमरों तथा मैदानों में शीशम के पेड़ से एक लकड़ी तोड़वाकर उससे झाड़ू लगवाता, झाड़ू से सफाई करवाते रहे। लेखक एक और मार्मिक संस्मरण का जिक्र करता है कि गांव में स्वर्णों के यहाँ काम करने वाले गरीबों दलितों से पशुवत काम लिया जाता था। मतलब पशु का भी काम दोस्तों यहाँ लेखक के परिवार गरीब लोग ही करते थे और अपमान और उपेक्षा व्यवहार किया जाता था। लेखक बताता है कि मेरे पशु को यथाशीघ्र हटाने के लिए स्वर्ण अपने दलित नौकरों पर जबरन दबाव डालते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो उनके मालिक थे दोस्तों, जब गाय मर जाता था तो यहाँ पर उसको हटाने के लिए ज़बरदस्ती यहाँ पर दलितों को बुलाया जाता था। नौकरों पर जबरन दबाव डालते थे। जरा से भी देर होने पर गालियाँ बकते थे। मृत पशुओं को हटाना बेहद श्रम साध्य कार्य होता है। जब एक पशु मर जाता है दोस्तों तो वो बहुत भारी होता है, जिसे उठाने के लिए कम से कम 4 से 5 व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। कार्य होता है उनके हाथ पैर बांधकर बांस की मोटी मोटी, देखिए यहाँ पर बताया गया, बांस की मोटी मोटी पाहियों के सहारे 4 से 6 लोग उठा पाते थे। एक गाय को उठाने के लिए दोस्तों इतने आदमी की आवश्यकता पड़ती ही है। इसके लिए मालिक कोई भुगतान नहीं करता था। जब वो दोस्तों मजदूर लोग गाय को उठाकर बाहर ले भी जाते थे तो उसके बदले वहाँ पर कोई मजदूरी नहीं दिया जाता था। जरा से भी देर होने पर हटाना बेहद ही श्रम साध्य कार्य होता है। उनके हाथ पैर बांधकर उसी की मोटी मोटी बहियों से सहारे 4 से 6 लोग उठाते थे। इसके लिए मालिक कोई भुगतान नहीं करता था। लेखक ने इसलिए कहा कि ये शोषक वर्ग की कीमत नगण्य मानते थे और इस तरह उन्हें गरीब ही बनाए रखते थे। यह संपादित आत्म कस्यांत अपनी मर्म स्पर्शिता और संवेदना के गाढ़ेपन के चलते पाठक को आत्ममूल्यांकन के लिए बाध्य कर देता है। यह दोस्तों ये पूरा कहानी का सारांश था और उसके बाद इसके पाठ के साथ क्वेश्चन आंसर बनता है। इसमें यह भी दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटना घटती है। तो ये झाड़ू वाला है दोस्तों कि विद्यालय के हेडमास्टर लेखक की जाति पूछकर अपमानित करते हैं। 3 दिनों तक लगातार उससे कमरों एवं मैदानों में शीशम के पेड़ के एक झाड़ी मतलब शीशम के पेड़ से उसी को तुड़वाकर बनाए गए झाड़ू से सफाई करवाता था। वहाँ पर शीशम के, जैसे हम लोग बचपन में भी दोस्तों किसी पेड़ को टहनी को तोड़कर उसको झाड़ू बनाया करते थे, तो वहाँ पर एक शीशम का पेड़ था, उसी से तोड़वाता था, यानी उसी को चढ़ने के लिए भी बोला जाता तो तोड़वा कर और उसी से झाड़ू लगवाता था। और इसमें अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि पिताजी ने स्कूल में, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि पिताजी ने स्कूल में क्या देखा, उन्होंने आगे क्या किया, पूरा विवरण अपने शब्दों में लिखे। जब लेखक झाड़ू लगा रहा था दोस्तों ग्राउंड फील्ड में, तो उसके पिताजी उसे देख लेते हैं, तो यहाँ पर उसके बारे में ही आपको आंसर लिखना है। पिताजी ने स्कूल में देखा कि उनके पुत्र यानी कथाकार द्वारा वहाँ झाड़ू लगवाया जा रहा है। उन्होंने हेडमास्टर को इस अत्याचार का विवरण जानकर पुत्र के हाथ से झाड़ू लेकर फेंक दी। क्रोध के चलते उनका पूरा शरीर खड़क रहा था। उन्होंने हेडमास्टर को कड़े शब्दों में उनके ही इस अन्याय के लिए फटकारा। हेडमास्टर द्वारा
अपशब्दों के माध्यम से धमकाए जाने के बावजूद भी उन्होंने साहस और हौसले से हेडमास्टर का सामना किया कि तोरा से कम है, गरीब है तो क्या है, आपसे किसी से कम नहीं है गरीब। उसका सामना हम दोस्तों तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन बनता है, बचपन में लेखक के साथ जो कुछ हुआ आप कल्पना करें कि आपके साथ भी हुआ तो ऐसी स्थिति में आप अपने अनुभव और प्रतिक्रिया को अपनी भाषा में लिखिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप लेखक की जगह पे होते तो आप क्या करते? क्या स्कूल में झाड़ू लगाते दोस्तों, बड़े लोगों के जूठे खाते? यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब उसका सारांश पढ़ेंगे दोस्तों, नहीं तो अपने बारे में लिख दीजिएगा स्कूल लाइफ के बारे में, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। कि आप स्कूल में झाड़ू लगाते, हेड मास्टर बोलता तो आप क्या करते? मार के भाग जाते, झाड़ू नहीं लगाते। यही सब चीज़ आपको उसके आंसर में लिख देना है, तो उसको आप अपने से खुद से लिखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसलिए मैं उसको अभी छोड़ देता हूँ। अगला है कि किन बातों पर सोचकर लेखक के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। लेखक चूँकि छोटी जाति के था अतः उसके गांव में स्वर्ण त्यागियों के यहाँ बारात आने पर जूठे बचे पतलों के भोजन को उसके परिवार के लोग ले आते थे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोस्तों कि जब उसके गांव में स्वर्ण जात व्यक्तियों यानी बड़े लोगों के यहाँ बारात आया करते थे तो वहाँ जो पत्तल बचा करते थे उसमें से खाना उठाकर लोग दोस्तों लेखक के घर परिवार लाया करते थे, परिवार के लोग ले आते थे। इसे वे विभिन्न प्रकार से बचाकर कई दिनों तक रख कर खाते रहते थे। सूखी पूरी को पानी में उबाल कर नमक मिर्ची या गुड़ के साथ उनकी पूरी उसकी जाति के लोग चाव से खाते थे। यहाँ पर जब दोस्तों जैसे शादी ब्याह में सबसे ज़्यादा क्या बनता है? पूड़ी बनता है। तो पूड़ी को क्या करते थे? रौद में सुखा देते थे। रौद में सुखा कर फिर 2-3 महीना बाद उसे गर्म पानी में उबाल कर नमक जोड़ खाते थे, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगता होगा उस समय में, क्योंकि मैं तो अभी नहीं खाया हूँ दोस्तों, मुझे पता भी नहीं है। ऐसे सूखा पूड़ी अभी मैं खाया हूँ, उसका स्वाद मुझे पता है। आप लोगों को पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगता है। अपने इस तरह के नारकीय जीवन के प्रति उनके मन में कोई क्षोभ नहीं था, मतलब ऐसा खाना खाकर भी उनके जीवन में दोस्तों कोई दिक्कत नहीं था, वो वैसे ही अपने जीवन को समझते थे। लेखक इन्हीं बातों को याद करते हैं जब जैसे ये बचपन की बात है और अब वो क्या होंगे? बड़े होंगे, अब कमाने लगे हैं और अच्छे से खाना पीना भी खाने लगे हैं। तो जब वो लेखक अपनी बचपन वाली बात सोचते हैं तो उनको बहुत अजीब लगता है। लेखक इन्हीं बातों को याद कर एक कड़वे अनुभव से भर जाता है, जिसे वह कांटे उगने के बिंब में संकेतित करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर आप खुद से भी लिख सकते हैं दोस्तों। और अगला है कि दिन रात भर मर खप पर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को शिकायत नहीं, कोई परेशान शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चात नहीं, ऐसा क्यों? सोचिए, उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर भी इसका आंसर दोस्तों आप खुद से लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, ना के बराबर। और जो अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सुरेंद्र की बातों को सुनकर लेखक विचलित क्यों हो जाता है? तो देखिए यहाँ पर सुरेंद्र दोस्तों किसी का पोता था। देखिए आगे यहाँ पर आपको मिलेगा, सुरेंद्र सिंह लेखक के पास किसी इंटरव्यू के सिलसिले में गांव से शहर आता है। वहाँ लेखक की पत्नी द्वारा बनाए गए स्वादिष्ट खाने की तारीफ करता है, जो लेखक को सहसा उसके पितामह सुखदेव, देखिए उसके दोस्तों पितामह यानी दादा का नाम पितामह सुखदेव सिंह त्यागी के अत्याचार की याद आती है। यहाँ पर लेखक को बचपन वाली बात याद आती है दोस्तों, जब सुखदेव सिंह त्यागी के घर के वहाँ के यहाँ काम किया करते थे लेखक के माता पिता। अत्याचार की याद आती है, जब सुखदेव सिंह त्यागी की पुत्री का विवाह होना रहता तो लेखक के माँ और पिताजी 10-12 दिन उसके घर के बाहर भीतर जी तोड़ मेहनत करते हैं। बारात के खा चुकने के बाद जब जूठे पत्तों के अलावा बच्चों के लिए कुछ
कुछ और भोजन की मांग करती है, जैसे सारे बारात खा लेती है, तो उसके बच्चे भी दोस्तों वहाँ पर क्या बोलने लगते हैं कि मुझे भी चाहिए, मिठाई चाहिए, ये चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि माँ कुछ और भोजन की मांग करती है, तो वही सुखदेव सिंह त्यागी उसकी माँ को क्या करता है, देखिए आगे बताते हैं, को गालियाँ देकर अपमानित करते हुए भगा देता है। देखिए यहाँ पर कितना जुर्म था दोस्तों उस समय कि वो काम भी किया, और जब बच्चों के लिए खाना मांगी तो बोलता है कि जो जूठा ले जा रही वो तो काफ़ी है। बच्चों के लिए वहाँ पर कुछ मिठाइयों की मांग की गई थी, जो गालियाँ देकर उसे अपमानित करते हुए भगा देता है। आज उसी का पोता उसके पत्नी के बनाए हुए खाने को खाता है और तारीफ करता है। देखिए कितना बदल गया दोस्तों, ये आज उल्टा हो गया कि उसके यहाँ जूठे खाया करते थे और आज उनका पोता इसके यहाँ खाना खा रहे हैं, तारीफ करता हो। तो लेखक का मन इस स्वार्थपरक अवसरवाद को देखकर विचलित हो उठता है। यही चीज़ दोस्तों कि लिखना था यहाँ पर कि क्या विचलित होता है इसमें। और अगला है, घर पहुँचने पर लेखक को देखकर उनकी माँ की रो पड़ी थी। तो यह भी दोस्तों अगर पढ़ेंगे आप तो आपके भी आँख में आंसू आ जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रत्येक बच्चा अपनी माँ के लिए प्रिय होता है, वह उसे कष्ट में नहीं देखना चाहती। माँ अपने बच्चों को कभी कष्ट में नहीं देखना चाहती है। गांव के एक स्वर्ण ब्राह्मण त्यागी का बैल मरने पर उसे उठाने के लिए उसकी बस्ती में कहाँ जाता है। देखिए यहाँ पर एक स्वर्ण ब्राह्मण मतलब बड़े आदमी का नाम है दोस्तों, ब्राह्मण त्यागी का बैल मर जाता है, तो उसको उठाने के लिए उसके पिता उसमें नहीं थे, तो उसके चाचा और लेखक जाते हैं। उसकी बस्ती में कहाँ जाता है, लेखक के पिता और भाई किसी रिश्तेदार में गए हुए थे। देखिए लेखक स्कूल में था, चाचा आलसी स्वभाव के थे। पैसे की तंगी के चलते न चाहते हुए भी माँ लेखक को स्कूल से बुलाकर चाचा के साथ बैल की खाल उतारने भेजती है। वहाँ अल्पवयी बालक से चाचा खाल उतरवाते हैं, उसके सिर पर चमड़े की गंदा और भारी बोझ रख देते हैं। लेखक गंदगी और खून के धब्बे से पत शरीर और ग्लासीन पूर्ण भाव के साथ बोझ लिए घर आता है, और उसकी हीन दशा को देखकर माँ रो पड़ती है कि मेरा बच्चा आज पढ़ता लिखता, लेकिन पैसों की मजबूरी के चलते आज वो गाय की खाल निकाल रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गाय की खाल क्यों निकालते, तो उस जो गाय की खाल निकालते थे दोस्तों, उससे कुछ पैसे मिल जाया करते थे, इसलिए मजबूरी में उसकी माँ गरीबी के चलते उसको खाल निकालने के लिए भेजती है। यहाँ पर अगला है 8वां नंबर, कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मोल नहीं है, बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था यह सब। तो यहाँ पर दोस्तों इसका भी आंसर दिया गया है, तो आप लोग इसे का मतलब अपने से पढ़ लीजिएगा, ये आपको पूरी तरह समझ। यहाँ पर देखिए एक अगला क्वेश्चन है कि उसकी एक भाभी दोस्तों जो बोलती है, लेखक की भाभी क्या कहती है, उसके कथन का महत्व बताएं। जब दोस्तों लेखक ही ना गाय की खाल लेकर आती है, तो उसकी भाभी यहाँ पर एक बात बोलती है। लेखक की भाभी लेखक की माँ से कहती है कि वे लेखक से इस तरह के मृत पशुओं की खाल उतरवाने का काम न करवाए। वो भी नहीं चाहती थी दोस्तों, मजबूरन में उसको भेजना पड़ा पैसों की तंगी चलते। तो उसकी भाभी वहाँ पर बोल उठती है कि ये सब काम उस लेखक से नहीं करवाइए, ना करवाएं। लेखक अल्पवय है, वह पवित्र हृदय है, और यह कार्य जन्नस और घृणास्पद है, मतलब यह कार्य बहुत ही शर्मिंदा और घृणास्पद है। वह भूखे रह लेंगे, लेकिन इस तरह के काम के से इनके बचपन को जो मिटने नहीं देंगे। भाभी का यह कथन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वह लेखक के मन में आत्मसम्मान की भावना जीवन भर जगाए रखने का कारण बनता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर उतना लिख देंगे दोस्तों तो हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर जूठन का सारांश है, जो कि मैंने बता ही दिया है, पूरा पढ़कर सेम वही चीज़ आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो आप वहाँ से लिखे चाहे यहाँ से लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है जूठन शीर्षक, यहाँ पर थोड़ा कुछ अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, जूठन शीर्षक आत्मकथा में लेखक समाज में क्या बदलाव लाना चाहते हैं।
तो यहाँ पर भी इसका सही आंसर दिया गया है और यह क्वेश्चन भी दोस्तों पूछा गया है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा में लेखक दलितों पर स्वर्णों द्वारा किए जा रहे अत्याचार को समाप्त करने की भावना प्रकट करता है। लेखक बचपन में अपने गन्वयी परिवेश में स्वर्णों द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक, शारीरिक तथा भावनात्मक उत्पीड़न की दास्तां बेहद मार्मिक शैली में प्रकट करता है। वह दलितों की इस मानसिक गुलामी का कारण दरअसल वर्णवादी व्यवस्था के तरह सदियों से दलितों के अंदर इस भावना को जबरन भर दिया जाना मानता है कि दरिद्रता और गुलामी ही दलितों का भाग्य है। दलित शोषणकारी व्यवस्था के प्रतिघातों को सदियों से सहन करते हुए संभवतः मानसिक रूप से इस बात के लिए सभ्यत हो चुके थे कि उन्हें स्वर्णों के जूठन पर ही पलना है। अतः उनकी मानसिक निर्मित इस ऐतिहासिक बुनावट की तोड़ना चाहते हैं और यह संकेत करता है कि शिक्षा और अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता से ही दलित जाति का मुक्ति संभव है। तो दोस्तों, अगर आप गरीब हैं, जिस तरह हम भी गरीब हैं, SC/ST में आते हैं दोस्तों, तो मेरा एक ही मकसद है दोस्तों, शिक्षा। अगर हम पढ़ लिख कर जॉब ले लेते हैं तो हमारा परिवार का स्थिति सुधर जाएगा। तो अभी हम भी पढ़ ही रहे हैं दोस्तों, पैसों के तंगी के चलते हम भी काम ही करते हैं, कभी यूट्यूब पर तो कभी बाहर काम करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो एक दिन ये यूट्यूब बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा और इससे बहुत सारे पैसे हम कमाने लगेंगे। अभी तो मेरा पैसा इससे नहीं आता है, लेकिन अगर आप लोगों को सपोर्ट से अगर मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो इससे पैसा आने लगेगा। अभी नहीं आता है दोस्तों, इसलिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और हम आगे की वीडियो बना पाएँ।